दोस्तों देखिए, पहले था कंपटीशन का कुछ और मॉडल कहा जा सकता है, और अभी जो कंपटीशन है दोस्तों वो मॉडल नहीं बल्कि एक युद्ध है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कंपटीशन बढ़ गया है भारत में। आप सभी को पता है कि जनसंख्या जितनी है और जितना क्राउड है स्टूडेंट का, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये कंपटीशन को क्रैक करना यानी मतलब एक युद्ध में विजय प्राप्त करने जैसा हो गया है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब ही है युद्ध। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और युद्ध हमेशा रणनीति से ही जीता जाता है। युद्ध में सिर्फ तलवारबाजी और गोली चलाने से कोई विजय नहीं होता है। युद्ध हमेशा, अगर देखेंगे इतिहास में, आप लोग पढ़े ही होंगे, इतिहास में भी जो भी राजा जीते होंगे ना दोस्तों, सिर्फ ज़्यादा मतलब तादाद में सैनिक होने ही इस बात का प्रमाण कभी नहीं हुआ है कि आप जीत जाएंगे। आपके पास ज़्यादा सैनिक है मतलब आप जीत जाएंगे, इस बात का कोई गारंटी नहीं होता है। युद्ध हमेशा रणनीति पर जीता जाता है, और युद्ध रणनीति पर ही डिपेंड करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हर कंपटीशन एग्जाम के तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी, जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं। ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। आपका डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा और आप एक सटीक ट्रैक पे चलेंगे। और देखिए दोस्तों, एक बात आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि अगर आपको सही मंजिल प्राप्त करना है तो रास्ता भी आपको सही चुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप कम से कम समय में उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कई बार होता है कि आपको मंजिल तक पहुंच तो जाते होंगे बट इतना भटकाव होता है, कई बार होते घूमते फिरते जहां पर आपको सुबह 10 बजे पहुंचना था वहां पर आप सुबह को शाम के 5 बजे पहुंचते हैं। ऐसा भी होता होगा। इसीलिए सही ट्रैक को पर चलेंगे तो कम से कम समय में आप उस मंजिल को पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो का जो टॉपिक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक ही बनाया कि अगर पढ़ाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, यानी जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए दोस्तों, आप जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यानी टारगेट आपका तो कोई एक एग्जाम फोकस होगा ना। देखिए कुछ लोग होता है कि घर से निकलते हैं कि चले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने, और कंपटीशन एग्जाम का मतलब वो लोग बस समझते हैं कि क्या पढ़ना है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ के एग्जाम दे देना है। कंपटीशन का मतलब उन लोगों के लिए यही होता है, कंपटीशन। दोस्तों देखिए, पहले था कंपटीशन का कुछ और मॉडल कहा जा सकता है, और अभी जो कंपटीशन है दोस्तों वो मॉडल नहीं बल्कि एक युद्ध है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कंपटीशन बढ़ गया है भारत में। आप सभी को पता है कि जनसंख्या जितनी है और जितना क्राउड है स्टूडेंट का, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये कंपटीशन को क्रैक करना यानी मतलब एक युद्ध में विजय प्राप्त करने जैसा हो गया है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब ही है युद्ध। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और युद्ध हमेशा रणनीति से ही जीता जाता है। युद्ध में सिर्फ तलवारबाजी और गोली चलाने से कोई विजय नहीं होता है। युद्ध हमेशा, अगर देखेंगे इतिहास में, आप लोग पढ़े ही होंगे, इतिहास में भी जो भी राजा जीते होंगे ना दोस्तों, सिर्फ ज़्यादा मतलब तादाद में सैनिक होने ही इस बात का प्रमाण कभी नहीं हुआ है कि आप जीत जाएंगे। आपके पास ज़्यादा सैनिक है मतलब आप जीत जाएंगे, इस बात का कोई गारंटी नहीं होता है। युद्ध हमेशा रणनीति पर जीता जाता है, और युद्ध रणनीति पर ही डिपेंड करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, एक इम्पॉर्टेंट बात याद आ गया, मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग अलेक्जेंडर का नाम सुने होंगे, सिकंदर, तो सिकंदर का एक युद्ध था दोस्तों, वो था गोगुमेला का युद्ध। उसमें देखे होंगे कि राजा डेराइस जब था, उनके पास 2.5 लाख का सेना था और सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 का सेना था। फिर भी उसमें विजय हुआ था सिकंदर 40,000 सेना के साथ। वो भी क्यों कि वो एक सटीक रणनीति के साथ युद्ध लड़ाई किया था मैदान पे, इसीलिए वो जीत गए थे। तो ये भी आपका युद्ध है, इसको भी रणनीतिक वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो जरूर एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कौन सा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, आप माइंड में
ठीक है, आप माइंड में इस बात को क्लियर करिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी है, आपका स्टेट एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, झारखंड एसएससी है, बिहार एसएससी है, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और नहीं क्लियर हो रहा है तो सफ़ेद कागज़ में लिख लीजिए कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी पूछे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी है आपका गोल, उसको सेट करिए कि मुझे इसी एग्ज़ाम को तैयारी करना है, मुझे नौकरी यही वाला नौकरी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज रेलवे का आया तो रेलवे भर दिया, कल एनटीपीसी आया एनटीपीसी भर दिया, फिर झारखंड एसएससी आया, फॉरेस्ट गार्ड भी भर रहे हैं, पता चला कांस्टेबल भर रहे हैं और पीओन का वैकेंसी भी भर रहे हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है ना, सिर्फ मतलब आप नौकरी चाहते हैं, नौकर बनना है, तो वो अगर इस स्ट्रैटेजी में चल जाएंगे तो फिर फाइनली आपका गोल अचीव नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो माइंड क्लियर करिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, ये चीज़ पहला फोकस आपका। और वो जब सेट आपका निकल जाए दिमाग से कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है, इस एग्जाम की तैयारी करना है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये एक पॉइंट जैसे क्लियर होगा, दूसरा पॉइंट आएगा आपके सामने कि कितना साल दे सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के साथ बहुत सारा कंडीशंस हैं। कुछ लोग हैं कि 3 साल दे सकते हैं, 2 साल दे सकते हैं। कुछ लोगों के घर की आर्थिक स्थिति भी उतना सक्षम नहीं होता है कि वो ज़्यादा दिन तक उसको सह पाए, मतलब ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रख पाएंगे उनके पेरेंट्स। तो ये भी ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करना है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इस एग्ज़ाम में कितने साल देना है। ठीक है, 1 साल देना है, 2 साल देना है, 3 साल देना, 5 साल 4 साल 5 साल अगर कंपटीशन में दे रहे हैं तो यानी मतलब आप ना ही असफलता ही हाथ लगेगा, ये गारंटी है। कुछ मिल जाएंगे बंदे, ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल 6 साल में भी क्रैक किए हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अपवाद कुछ तो मिलता ही है दुनिया में हर चीज़ का। बट जैसे ही 2 साल 3 साल ओवर जा रहा है, मान के चलिएगा दोस्तों कि आपका सिलेक्शन का चांसेस घटते जा रहा है, क्योंकि न्यू जनरेशन के जो लोग आते हैं ना, वो हमेशा और आपसे तेज़ ही निकलते हैं। ठीक है, वो जिस भी टॉपिक में होगा वो आपसे ज़्यादा तेज़ होगा, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा आता है। ठीक है, उनका देखिए कुछ होता है कि उम्र के साथ अगर देखेंगे तो उम्र के साथ कुछ चीज़ें, आपका समझदारी का लेवल नो डाउट आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझदारी स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। बट आप कौन सा एग्जाम दे रहा है ये भी तो मायने रखते हैं। कुछ एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे का एग्जाम, इसमें समझदारी के बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है कि आप कितने समझदार हैं। समझदार है तो आईएएस में जाइए। ठीक है, तो ये भी चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। अगर समझदार लोग रेलवे को चाहिए था ग्रुप डी में, तो फिर उसका सिलेबस कुछ और तैयार किया जाता। ठीक है, अगर आप 37 साल में रेलवे क्रैक कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत समझदार इंसान बन गया हूं, तो रेलवे को समझदार नहीं चाहिए था, बस एक कॉम्पिटिशन में लायक क्वालिफाई करना चाहिए, उनको ग्रुप डी का नौकर चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहले आप ये क्लियर करिएगा कि इतने साल आप दे सकते हैं, 2 साल दे सकते हैं, 3 साल दे सकते हैं, 4 साल। तो डेफिनेटली आप कोशिश करिएगा कि जिस भी एग्जाम को देना चाहते हैं 1 से 2 साल ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर कोई एग्जाम साल में 1 ही बार हो रहा है तो 2 बार 3 बार तक दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको फोकस करिए और इतना ही दीजिएगा, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो मैं सुझाव नहीं दूंगा। 2 साल एनफ होता है दोस्तों, 2 साल 3 साल बहुत एनफ होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। या फिर आप देखिए कंपटीशन एग्जाम एक तरह से वो जाल भी है। ठीक है, कि जहाँ एक बार घुस गए ना और आप लगे रह गए तो फंस जाएंगे। फिर ऐसा भी स्थिति आ जाएगा कि लाइफ में एक टाइम आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, मतलब आप कंपटीशन मतलब लगेगा कि आप कुछ बचा नहीं है, बस अगर कुछ देना है तो नौकरी ही प्राप्त करना है, कोई और एग्जाम देता हूँ। तो ये इसमें फंसिएगा मत। 2 साल 2.5 साल 3 साल ट्राई करिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ और देंगे, कुछ और करेंगे लाइफ में। ऐसा नहीं है नौकरी ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नौकरी ही सब कुछ है लाइफ में। नौकरी के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। और नौकरी का जो दरवाजा आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे घुस जाएंगे तो लाइफ बहुत स्मूथ चलने लगेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उस दरवाजा में जैसे घुसेंगे ना, वहाँ पे घुसने के बाद आपको दिखेगा और बहुत सारे समस्याएं दिखने लगेगा, और फिर लगेगा अरे ये दरवाजा बहुत छोटा था यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ और करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सबके साथ होगा। बट जो भी है आप इतना दिन दीजिए, 2 साल 3 साल ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम को क्लियर करिए कौन सा एग्जाम देना है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि आपका बेसिक्स कैसा है, यानी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका बेसिक्स कैसा है मेरा, क्या मैं क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये भी आपके पास सवाल आना चाहिए। अब बेसिक्स को जानना है कि कई लोगों को होता है कि बेसिक्स का पता ही नहीं है, उनको लगता है यार मैं तो 10th में फर्स्ट डिवीज़न आया हूं, इंटरमीडिएट मेरा बहुत फर्स्ट क्लास रहा, स्कूल टॉपर रहा हूं, ठीक है, तो फिर मेरे साथ कोई समस्या ही नहीं है, मैं तो आसानी से जाऊंगा क्रैक कर जाऊंगा।
बट ऐसा नहीं होता है, कई सारा टॉपर्स आके यहाँ पे फेल्योर हो गए और कई सारा फेल्योर से जो कंपार्टमेंट एग्जाम देके पास किए थे वो लोग टॉपर बन के निकल गए हैं कंपटीशन में। तो ऐसा ये सब कभी नहीं मानना है कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा है, मेरा ज़्यादा परसेंटेज है, मैं क्रैक कर जाऊँगा। बेसिक्स को चेक करिए, ठीक है, उस एग्जाम्स के बेसिक्स को चेक करना है। तो आप जिस भी एग्जाम को आप टारगेट किए हैं कि मुझे ये एग्जाम देना है, उसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाइए, पिछले 8 साल 10 साल का जो भी एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चंस को लाइए और उसको हल करिए, ट्राई करिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका बेसिक्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है, मान के चलिएगा आपका मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ सवाल होंगे कि जो आपसे बन जाएंगे, कुछ सवाल होंगे कि नहीं बन पाएंगे। अगर मोर देन 40% आपके सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मान के चलिएगा आपका बेसिक्स ठीक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 40% से अधिक क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो मान के चलिएगा आपका बेसिक्स ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप मतलब बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेसिक्स का आइडिया तो पता चल गया कि बेसिक्स कैसे मतलब क्लियर है ना है। और जिन लोगों का नहीं है वहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, देखिए जिन लोगों का है वो तो ठीक है, जिन लोगों का नहीं है वो क्या होता है, यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 1 साल और बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक क्या करना है, आपको बेसिक ठीक करना है। और बेसिक ठीक करने में दोस्तों कोई उपाय नहीं है दोस्तों, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप 10th 12th क्वालिफाई किए होंगे ना, तो वहाँ पे जो लापरवाही बरते हैं वो यहाँ पे भरपाई करना पड़ता है। आप 9th 10th 11th 12th में जो मतलब ये हैं लापरवाही एक तरह से है, वो भरपाई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 1 साल आपको बेसिक तैयार करना पड़ेगा। बेसिक्स मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स कुछ नहीं है, बेसिक्स जो है वो है आपका NCERT। NCERT की किताब को आप कितने अच्छे से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, 6 to 10th को बढ़िया से पढ़िए। सिर्फ पढ़िए ही मत, समझते हुए पढ़िए। पढ़ने का तो बहुत लोग पढ़ जाते हैं, समझते हुए चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। ये इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं तो वहाँ पे आप देखिए, अब आप जैसे आपका सेट हो गया कि हाँ ये एग्ज़ाम करना है, उस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम है वो स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम को स्ट्रक्चर को समझिए कि कैसा है। 1 स्टेज है, कई सारा एग्ज़ाम होगा कि 1 स्टेज होगा, कुछ एग्ज़ाम होगा 2 स्टेज, 2nd स्टेज और 3rd स्टेज। कुछ लोग हैं जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है तो ये 3rd स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तय करना है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं दोस्तों इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला चीज़ कि आप जब एग्ज़ाम आपका क्रैक सेट हो गया है कि हमको ये एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप उस एग्ज़ाम के देखिए पहला कि आप क्वेश्चन बैंक लाइए, ठीक है। उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक लाइए, पहला चीज काम करिए। जो पिछले 10 साल का मांग के चलिए, ठीक है, पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन बैंक लाइए जिस भी एग्ज़ाम को देना है, और उसको आप जरूर एनालिसिस करा करिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर को समझने का मतलब है कि उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग होता है कि क्वेश्चन बैंक लाते हैं, देखते हैं हाँ मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और बाकी करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बस हो गया। वो बेसिकली यही समझते हैं। हर 10 साल के क्वेश्चंस को, ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ 10 क्वेश्चंस इससे, 20 क्वेश्चन इससे, 30 क्वेश्चन इससे, यानी आप उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे करना क्या है कि आप देखिए कि क्वेश्चंस को कैसे, किस टाइप से शुरुआत किया था और किस दौर में वो जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि साइंस के पहले बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और इन प्रेजेंट टाइम 2020-22 में किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन जो सेटर होता है ना, वो लोग भी चीज़ों को हमेशा करंट के साथ, वर्तमान के साथ जोड़ते हुए ही चलता है, और आप उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, यही तो देखना रहता है एग्जामिनर लोगों को। क्वेश्चन जो सेटर्स होते हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये किस दौर में जा रहे हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ साइंस में 20 क्वेश्चंस पूछा गया है, आप इसको काउंट कर लिए तो ये एनालिसिस नहीं हुआ। ये तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इससे ये जान जाएंगे कि हाँ साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में 20 क्वेश्चन जो, तो इससे क्या होता है, जब इस चीज़ को जान जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अब ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये इस तरफ मुड़ रहा है, तो इससे क्या होगा ना, आपका पढ़ाई का नजरिया, जब आप किताब को खोलेंगे पढ़ेंगे तो वो नजरिया भी उसी हिसाब से
चेंज करते हुए आप पढ़ेंगे कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो इन टाइप के क्वेश्चन मुड़ रहा है, तो मुझे इन टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना है या इन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये होता है एनालिसिस। तो इस टाइप से इससे क्या होगा, आपका पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा और आप जो पढ़ेंगे वो सही डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कर लीजिए पहला ये हो गया। दूसरा जो काम होगा दोस्तों वो होगा आपका कि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके सिलेबस को आप एक तरह से रट जाना चाहिए। कहने का मतलब है सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। कुछ लोग होता है कि सिलेबस को लेके दीवार में चिपका के रखते हैं, तो वो काम मत करिए कि सिलेबस को दीवार में चिपकाने से कुछ नहीं होगा। आप उसको अपने दिमाग में चिपका लीजिए ताकि आपको हमेशा आपका गोल दिखता रहे कि हाँ ये मेरे सिलेबस में है, ये मेरे काम का चीज़ है। तो इससे क्या होगा, आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे न्यूज़पेपर हो, किताब पढ़े हो, आपका दिमाग हमेशा आपको हिट करेगा कि यार ये तो मेरे सिलेबस में है, ये काम का चीज़ हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप सिलेबस को हमेशा दिमाग में चिपकाइए, ना कि दीवार में, ठीक है। दूसरा काम हो गया। अब जैसे क्वेश्चन बैंक और आपका ये हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, पढ़ाई। तीसरा काम जो होता है कि आप इन टॉपिक को ही पढ़ेंगे, और जो तीसरा के बाद फोर्थ स्टेज होता है दोस्तों वो प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस। देखिए आपके यहाँ पे प्रैक्टिस करने की भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना निखरेंगे, ठीक है। जिस तरह कहता है ना कि सोना को जितना आप गर्म करते हैं वो उतना ही चमकता है, तो उसी प्रकार है, आप खुद को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंपटीशंस में, आप उतना ही शार्प होते जाएंगे, उतना ही तेज हो जाएगा, उतने ही आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट सुझाव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जिस एग्जाम का वैकेंसी आ गया मतलब आप बोरा बिस्तर लेके चल दिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, ऐसे तैयारी नहीं होता है। आप पहले सोचिए, 2 दिन 4 दिन, बेशक आपको महीना भर भी लगता है तो लग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल नहीं होंगे। आप 15 दिन 20 दिन अगर इसमें लगा दिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को पूरा समझ गए, क्वेश्चन बैंक को अगर समझ गए, तो आप मानिए कि आपका 50% तैयारी कंप्लीट हो चुका है। अगर क्वेश्चन बैंक के साथ आप सिलेबस को समझ गए हैं कि अब आपको आगे क्या करना है, तो मान के चलिए आपका 50% तैयारी कंप्लीट है, बाकी 50% ही आपको करना पड़ता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही असुविधा होता है, जाते हैं और सीधा तैयारी की शुरुआत कर देते हैं, न उनको सिलेबस पता है, न क्वेश्चन बैंक कभी देखे हैं, बस पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, वो पढ़ रहे हैं, उनको याद ही नहीं है कि कौन कौन सा उसका सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है। और बेसिकली यही कारण होता है कि फेलियर हो जाते हैं 1-2 बार, फिर उनको एहसास होता है धीरे धीरे। देखिए ये तो है कि ठोकर खाएंगे तो आपको, फिर आप खड़ा होंगे ही, ठोकर खाएंगे तो एहसास भी होगा गलती हुआ, फिर आप सुधरेंगे, सुधर तो जाएंगे डेफिनेटली, बट इसमें क्या होगा ना, टाइम लग जाएगा। और अगर इस तरीके से आप करते हैं तो यहाँ पे आपको समय बच जाएगा। बेसिकली यही होता है दोस्तों कंपटीशन में। देखिए पास तो कर ही जाता है 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद, बट कम से कम समय में एक आपका सही एज में अगर आपको नौकरी मिल जाता है तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो और ये सुझाव आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सही कमेंट जो होता है दोस्तों, अगर इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।